All right, so in this reading, we are going to do a couple of illustrations regarding weighted average cost of capital. पिछली वीडियो में आपने बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा, अब हम इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं। एक हैंडआउट आपके सामने प्रिंट में मौजूद है जिसमें चंद एक क्वेश्चंस मौजूद हैं। आइए क्वेश्चन 1 को रीड करते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सियान लिमिटेड इज एज फॉलोज। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सियान लिमिटेड इज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल 5 million shares valuing rupees 50 million, share premium amounting to 5 million, retained earnings 15 million, price to book value ratio 1.8, cost of equity 18%, market value of debt 45 million, cost of debt 11%, and they need WACC from us. ये हमसे WACC चाहते हैं। अब हमें पता है कि यार WACC को निकालने के लिए हमें 4 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। WACC को निकालने के लिए वी नीड 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? नेमली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, market value of debt, cost of equity and cost of debt. So अगर मैं यहाँ पे देखूं क्या मुझे cost of debt given है? जी बिल्कुल 11% मौजूद है। cost of equity मौजूद है? जी बिल्कुल 18% मौजूद है। ये देखिएगा, ये 18% आपकी cost of equity है, ये 11% cost of debt है। market value of debt we have 45 million, all right, and at the same time market value of equity वो उन्होंने डायरेक्टली नहीं दी थी, उसमें कुछ वर्किंग है। इक्विटी के बारे में उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने ये बताया कि देखिए कंपनी का जो शेयर कैपिटल है पूरा एंटायर दैट इज 50 मिलियन। कंपनी का जो शेयर प्रीमियम है दैट इज ऑलमोस्ट 5 मिलियन। ठीक है, इसके अलावा कंपनी की कुछ रिटेन अर्निंग्स हैं, वो है हमारे पास एट द सेम टाइम 15 मिलियन। यानी कुल मिला के इसने मार्केट वैल्यू नहीं दी, लेकिन बुक वैल्यू इक्विटी की जरूर दे दी है। ये इक्विटी की बुक वैल्यू है। अब हमें बुक वैल्यू से सफर करना है और पता करना है कि मार्केट वैल्यू कितनी है। तो उसके बारे में उसने एक हिंट दी है एक रेशियो की मदद से, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये रेशियो क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो मुझे ये बताता है कि शेयर्स की बुक वैल्यू और शेयर्स की प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.8 का मतलब ये हुआ कि मेरे जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है ये बुक वैल्यू से 1.8 टाइम्स मौजूद है। 1.8 टाइम्स मौजूद है। अगर मैं इस तरह से करूं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो तो वो कुछ ऐसा होगा, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। ठीक है, ये 1.8 इन्होंने हमें दे दी है। प्राइस हमें नहीं पता कि सारे शेयर्स की प्राइस कितनी है, लेकिन तमाम शेयर्स की, ये 5 मिलियन शेयर्स की, तमाम शेयर्स की जो बुक वैल्यू है वो 70 है, 70। तो अगर इन तमाम शेयर्स की प्राइस आपको लेकर आनी है तो आप क्या करेंगे? 70 को मल्टीप्लाई बाय 1.8 कर देंगे। अब हम जरा 70 को मल्टीप्लाई बाय 1.8 करते हैं, क्या आता है हमारे पास? 70 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, दिस गिव्स अस अ नंबर ऑफ 126। यानी इसने हमें ये बता दिया कि भाई इनकी जो मार्केट वैल्यू है दैट मार्केट वैल्यू इज 126 मिलियन। दैट मार्केट वैल्यू इज 126 मिलियन। बड़ा आसान है वैक कैलकुलेट करना। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस market value of debt into cost of debt upon market value of equity plus market value of debt। यहाँ पे 2 जगह पे ब्रैकेट है। हम इस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे सामने है 126, ये 18% का रिटर्न जनरेट करके देना है, प्लस डेट है 45 मिलियन, इस पर हमें 11% का रिटर्न जनरेट करके देना है, और टोटल हमारा कैपिटल है 126 मिलियन प्लस 45 मिलियन। सो अगर मैं इसको एक दफा सॉल्व करूं, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 126 इंटू 8%, 18% प्लस 45 इंटू 11% अपॉन 126 प्लस 45, ये बन जाता है हमारे पास 16.15%। ये बन जाता है हमारे पास 16.15%. Now this is the minimum return. This is your basically WACC, और ये आपका वो मिनिमम रिटर्न है जो आपने अपनी प्रोजेक्ट्स और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जनरेट करना है। क्योंकि ये पैसा, ये 126 मिलियन और 45 मिलियन, ये बेसिकली लोगों ने आपकी तरफ प्रोवाइड फॉर किया, आपको प्रोवाइड किया। अब अगर आपको प्रोवाइड किया है तो आपको उसके ऊपर रिक्वायर्ड रिटर्न 12 जो है वो जनरेट करके देना भी है, रिक्वायर्ड तरीके से उस रिटर्न को जो है वो जनरेट भी करना है। अगर नहीं करेंगे तो ये डेट होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स को पैसे वापस दे देना ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि इनको इस्तेमाल किया जाए। ऑल राइट,
सो ये हमारा क्वेश्चन वन यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है 16.15। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं जमील लिमिटेड has an issue 8 million shares with a market value of 7.16 per share. The return required by shareholders is 12%. यानी यहाँ पे उन्होंने आपको मार्केट वैल्यू भी दे दी इक्विटी की और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे दी। The company also has an issue 8.5% bonds with a total nominal value of rupees 20 million and a cost of debt of 8.22%. The market value of each 100 rupees bond is 103.42 पैसे। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बॉन्ड होता है तो इसकी एक फेस वैल्यू होती है। अब ये जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है ये ₹100 है और कंपनी इसका एक कूपन रेट डिफाइन करती है। कूपन रेट इज द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 8.5%, यानी एक बॉन्ड के ऊपर ₹8.5 का इंटरेस्ट मिल रहा है और मार्केट वैल्यू इस बॉन्ड की चल रही है 103.42 की। मार्केट वैल्यू चल रही है 103.42 की। मुझे इस मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट ओवरऑल लेवल पे देखना है कि मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कितना है। कॉस्ट ऑफ डेट 8.22% है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये चारों चीजें जो है वो हमें इन्होंने इन सम फॉर्म अप्लाई की हुई है। तो अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बन जाएगा 7.16 का आपका एक स्टॉक है और टोटल स्टॉक्स हैं आपके एट द सेम टाइम 8 मिलियन शेयर्स। आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो गई सर? 8 × 7.16, this makes it 57.28 million. 57.28 million, this is your equity की मार्केट वैल्यू। अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूं तो वो उन्होंने निकाल के दी है। रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इज 12%। शेयर होल्डर्स को 12% का रिटर्न लाके देना ही देना है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की बात करें अगर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट उन्होंने बताइए एक बॉन्ड की 103.42 है। तो मैं क्या करूंगा, 20 मिलियन को जो टोटल नॉमिनल वैल्यू है डिवाइड करूंगा 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 103.42 से। 20 मिलियन डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 103.42, यानी ये हो जाएगा टोटल 20.684। सो वी कैन सेफली राइट 20.68। ये जीरो जैसा लगना चाहिए। सो 20.68 ये हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हो गया। कॉस्ट ऑफ डेट इन्होंने क्लियर हमें निकाल के दी हुई है, दैट इज 8.22%। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे वैक कैलकुलेट करने जाते हैं तो वैक किस तरह से कैलकुलेट होगा सर? सिंपल सी बात है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज 57.28 इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज 12% प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दैट इज 20.68 into 8.22%, that is cost of equity or cost of debt, ठीक है, upon 57.28 plus 20.68। अगर मैं वैक कैलकुलेट करता हूं तो कितना आता है जी सर? 57.28 मल्टीप्लाइड बाय 12% इंटू प्लस 20.68 मल्टीप्लाई बाय 8.22%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 57.28 प्लस 20.68। ऑलराइट, सो दिस टर्न्स आउट टू बी एग्जैक्ट 11%। 10.997 आ रहा है, 11% का ये वैक जो है वो बन जाता है। ये हमारा हो गया कंपनी का वैक। हमने चारों सोर्सेस को इस्तेमाल करके लगाया। बाकी ये कहते हैं the company is planning to invest a significant amount of money into a new business area with an IRR of 9.8%. Advise the company whether it can invest in the project or not. अब अगर कंपनी का IRR 9.8% आ रहा है, सॉरी इस प्रोजेक्ट का IRR 9.8% आ रहा है, so we should not invest. We should not invest. Why? Because it is less than the WACC. ये आपके वैक से क्या है जी? कम है। इसकी जो टेंडेंसी है ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, तो ये आपको नुकसान देगा। आपको कम से कम इतना प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए जो 11% का रिटर्न दे। बेशक 11% का बराबर रिटर्न दे दे, लेकिन 11% का रिटर्न प्रोवाइड करे। अगर 11% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा होता तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते। ठीक है जी, आए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ऑल राइट,
क्वेश्चन नंबर 3, शेयर कैपिटल 100 मिलियन, रिटेन अर्निंग्स एंड रिजर्व्स 40 मिलियन, ये कुल मिला के 140 मिलियन इन्होंने आपको ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में बताया। प्रेफरेंस शेयर्स 40 मिलियन, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं इसके अंदर, लॉन्ग टर्म लोन भी है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो उन्होंने शेयर्स की मार्केट वैल्यू के लिए बता दिया। इसके अलावा कहते हैं ऑल अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर स्टेटेड एट वैल्यूज इक्वल टू देयर मार्केट वैल्यूज। यानी ऑर्डिनरी शेयर्स की केस में मुझे 100 और 40, ये 140 इक्विटी की वैल्यू को 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स एक और सोर्स ऑफ कैपिटल है 40 मिलियन, वही मार्केट वैल्यू वही बुक वैल्यू। लॉन्ग टर्म लोन्स तो खैर कभी लिस्ट होते नहीं है, इनकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू हमेशा बराबर होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट सेम वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है जो लॉन्ग टर्म लोन है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दी हुई है 13% और रेट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 5%। हमें यहाँ पे सिर्फ काम करना है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए, ठीक है। ये कैसे होगा सर, 100 + 40 ये आपकी टोटल इक्विटी की बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू इससे 1.2 टाइम्स है, सो 1.2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 140 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, दिस इज एक्चुअली 168 मिलियन, दिस इज एक्चुअली 168 मिलियन, ठीक है, 168 मिलियन। अब वैक हमें कैलकुलेट करना है तो बड़ा सिंपल है सर, चारों सोर्सेस को उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। 168 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, दैट इज 16%। इसके अलावा फिर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं 40 मिलियन के, इनकी कॉस्ट से आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 13%, ठीक है। फिर आपके पास बैंक का लोन है, दैट इज बेसिकली 50 मिलियन लॉन्ग टर्म लोन, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें लॉन्ग टर्म डेट से, कॉस्ट ऑफ डेट से 7%। और फिर आपके पास है चौथा कंपोनेंट, दैट इज बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि 10 मिलियन का, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें रेट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 5%। कुल मिला के डिनोमिनेटर में 168 + 40 + 50 + 10, यहाँ हमारा वैट कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ इधर इसको कैलकुलेट करते हैं सर, 168 इंटू 16% प्लस 40 इंटू 13% प्लस 50 इंटू 7% and plus 10 into 5%. All in all 168 plus 40 plus 50 plus 10. This gives you a rate of 13.46%. This gives you a rate of 13.46%. This is your fact basically. जैसा कि आपके पास रिक्वायरमेंट में था कि आपको वैट कैलकुलेट करना है, सो वैट का आपके पास यहाँ पे 13.46% का एक परसेंटेज नंबर आ गया। सर आपने ये चारों को क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो इस पे मुझे भी इस पे भी इंटरेस्ट देना है, इस पे भी इंटरेस्ट देना है, इस पे डिविडेंड देना है, इस पे डिविडेंड देना है। सो ऑर्डिनरी शेयर्स की केस में डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स की केस में डिविडेंड, और इन दोनों के केस में इंटरेस्ट, और इन दोनों के केस में इंटरेस्ट। यानी समझ में यहाँ पे ये आई बात कि आपके पास इन चारों कंपोनेंट से कोई ना कोई रिटर्न आपको जनरेट करना है। और हमने अपनी अपनी अर्लियर वीडियोस के अंदर, अर्लियर लेक्चर्स के अंदर इस बात को अंडरस्टैंड किया हुआ है कि कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जहां से आप पैसे रेज कर रहे हैं, जहां से आप फंड्स रेज कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपको रिटर्न ला के देना है तो वो आपकी कैपिटल की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सो रिटर्न मुझे ऑर्डिनरी शेयर्स को भी देना होता है, रिटर्न मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देना होता है, रिटर्न मुझे लॉन्ग टर्म लोन को भी देना होता है, और रिटर्न मुझे शॉर्ट टर्म लोन को या बैंक ओवरड्राफ्ट को भी जो है वो बहरहाल प्रोवाइड करना होता है। सो ओवरऑल लेवल पे ये चारों सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मेरे पास मौजूद हैं, और इन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की रिटर्न्स का एक एवरेज हमने यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अगर इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर या किसी तरीके से क्वेरी जो है वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला कोई कंफ्यूजन होगी तो इसके ऊपर इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4,
All right. So question number 4 now. AMH company wishes to calculate its current weighted average cost of capital for use as a discount rate in investment appraisal. इसके लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी है? फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट एज 31 दिसंबर 2019, टोटल फिक्स एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट, इन तीनों की वैल्यूज दी हुई हैं. स्ट्रेट डेटा नहीं है, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा. Price to book value ratio is 1.3 for ordinary shares, whereas the book value of debt is equals to its market value. और कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया. इन्होंने कहा डेट अपनी मार्केट वैल्यू पर ही है, जो बुक वैल्यू वही मार्केट वैल्यू है. प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इक्विटी के लिए दिया 1.3 टाइम्स, यानी जो बुक वैल्यू है इसके 1.3 टाइम्स मार्केट वैल्यू जो है वो ट्रेड कर रही है. लेकिन थोड़ा सा डेटा आपको इन्होंने चेंज करके दिया है. टोटल फिक्स एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट. इसमें हमारे पास डेट तो मौजूद है, इक्विटी इतना सीधा सीधा इन्होंने नहीं दिया. इक्विटी का जो कंपोनेंट है वो इतना सीधा सीधा इन्होंने बहरहाल जो है वो नहीं दिया. आए जरा इक्वेशन से समझते हैं. सो सर, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी. ऐसे ही होता है बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है. इसी तरीके से इक्वेशन बनती है. नॉन करंट एसेट्स कितना है? 157 मिलियन. करंट एसेट्स हमें नहीं पता. नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है सर? 39 मिलियन. लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है. करंट लाइबिलिटीज हमें नहीं पता और इक्विटी हमें बहरहाल नहीं पता. सो अगर मैं इस तीन कंपोनेंट्स को यहां लेके आऊं तो ये बन जाएगा 157 प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस 39 इज इक्वल्स टू इक्विटी. सर, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज तो बनता है वर्किंग कैपिटल. ये तो फॉर्मूला है नेट वर्किंग कैपिटल का. वर्किंग कैपिटल से क्या मुराद है? मेरी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस, यानी जितने ज्यादा मेरे करंट एसेट्स ओवर माय करंट लाइबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल बनता है. तो उस इक्वेशन की मद में अगर मैं इसको देखूं तो इन्होंने यहाँ पे हमें नेट वर्किंग कैपिटल 16 मिलियन बताया हुआ है. नेट वर्किंग कैपिटल 16 मिलियन हमें बताया हुआ है. सो दिस विल बी 157 प्लस 16 मिलियन माइनस 39 इज इक्वल्स टू इक्विटी. सही है. सो 157 प्लस 16 माइनस 39, 157 plus 16 minus 39. This gives equity is equals to 134 million. This gives equity is equals to 134 million. Now इस 134 million की इक्विटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से. So market value of equity will be 134 multiplied by 1.3 because it is the book value. ये बैलेंस शीट वैल्यू है. 134 multiplied by 1.3. This gives us a number of 174.2. 174.2. इस 174.2 की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को यूज करके हम वैक कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वैक इज बेसिकली market value of equity into cost of equity plus market value of debt into cost of debt divided by market value of equity plus market value of debt. ठीक है. So इस तरह हम देखते हैं अगर market value of equity कितना है 174.2 into cost of equity that is 12%. At the same time debt की value is 45 million. Oh sorry, 39 million. 39 million into cost of debt that is 8%. दोनों को जी डिवाइड कर दें 174.2 प्लस 39. यहाँ पे आपका वैट कैलकुलेट हो जाएगा. 174.2 इंटू 0.12 प्लस 39 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाय 174.2 प्लस 39. So this gives us a number of 11.27%. 11.27%. This is basically our WACC. अगर आप देखें तो ये 11.27 कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ज्यादा करीब है, डेट के कम करीब है. क्यों? क्योंकि कंपनी के टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में, ये कंपनी का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है, इस टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में जो वेटेज है वो 174.2 यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो कंपोनेंट है उसकी ज्यादा है. बेसिकली आप कर क्या रहे होते हैं? आप इक्विटी और डेट के वेटेजेस से इनकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. सिंपल एज दैट. लेकिन आप इस तरह से अगर करें तो वेटेज अलग से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, एक ही फॉर्मूले में पूरा वैक कैलकुलेट हो जाता है. सो दीज आर बेसिकली योर 4 इलस्ट्रेशंस. ये 4 इलस्ट्रेशंस हमने यहाँ पे वैक की मुकम्मल की.
और उसको समझने की कोशिश की। अब व्हाट्स नेक्स्ट, हमें अब क्या करना है, आगे के लेक्चर्स में आगे की चीजों में क्या आ रहा होगा। देखिए अब हमें ऑन द नेक्स्ट लेवल हमें अब इन 4 चीजों को सीखना है कि ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये चारों चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं, किस तरह कैलकुलेट होती हैं, ये कैसे कैलकुलेट होती हैं, किस तरह होती हैं, इस पर बात करेंगे। इनकी इलस्ट्रेशंस करेंगे, यानी पहले इनका कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, फिर इनकी इलस्ट्रेशंस डिस्कस होंगी, और फिर उसके बाद आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन वैक का कर सकते हैं जिसमें आप इन चारों चीजों को भी मालूम करेंगे और इन चारों चीजों के साथ साथ वैक को भी मालूम करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास आई कैप के, एसीसीए के क्वेश्चन हम बहरहाल जो है वो, उसके अलावा दूसरे कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो सीक्वेंस कुछ ऐसा कि पहले वैक का इंट्रोडक्शन हुआ एक वीडियो में, फिर उसके बाद हमने वैक की इलस्ट्रेशंस की। अब आगे हम इन 4 कंपोनेंट्स पर बात कर रहे होंगे और फिर एक फुल फ्लेज वैक का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। सो दैट्स हाउ इट इज बेसिकली।